आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक क्या था? राष्ट्रीय अपमान था, जातीय अपमान था, या ए और बी दोनों अपमान था, यानी कि ऊपर का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने ये 1927 में किया था तथा यह कमीशन भारत में 1928 में पहुंचा। कब आया? 1928 में यह भारत पहुंचा। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिससे भारतीयों में इसके विरुद्ध रोष व्याप्त हो गया। यह एक प्रकार से भारतीयों का जातीय एवं राष्ट्रीय दोनों अपमान था। नेक्स्ट दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने, एस.एन. बनर्जी ने, या मदन मोहन मालवीय ने, या ए.सी. मजूमदार ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए.सी. मजूमदार ने किया था। देखिए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी अंबिका चरण मजूमदार, जिसे ए.सी. मजूमदार कहा जाता है, इन्होंने किया था। इसी में ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट दिया है किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बीच देखिए किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये कब हुए थे हस्ताक्षर? ये हुए थे 1916 में, 1923 में, 1928 में, या फिर 1930 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका हो जाएगा उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराइयां थी मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर अंग्रेजों ने प्रथम में सांप्रदायिक का बीज बो दिया था। उसी समय पहली बार सांप्रदायिक का बीज बो दिया था। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? नवाब सलीमुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह, आगा खां, या सैयद अहमद खां। इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। ये ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह थे, मोहसिन मुल्ल और आगा खां थे। प्रमुख अधिवेशन जो हुआ था अमृतसर में 1908 में 8 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्ष जो थे ये सैयद इमाम। कौन थे? ये सैयद इमाम। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आगा थे और इसका उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी की मांग करना तथा प्रत्येक स्तर पर मुसलमानों के हितों में अभिवृद्धि करना। ठीक है, तो ये था ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा।
में से हुआ, या 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? 1911 में, 12 में, 13 में, या फिर 14 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1913 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1913 में कांग्रेस के प्रखर नेता जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। लीग जो था वो तब तक अपने उद्देश्य में स्वशासन को शामिल कर चुकी थी। उसी वर्ष आगा खान ने लीग की अध्यक्षता से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? CR इटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, देखिए ये स्टैफोर्ड क्रिप्स है, और लॉर्ड बेवेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो हुई थी वो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी, जिसमें मुसलमानों, सिखों, दलितों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्न में से किस स्थिति पर जोर दिया? धर्म पर, भाषा पर, वर्ग पर, या फिर जाति पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो है 340, इसके तहत संविधान जो है वो पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है तथा आयोग के संबंध में उपबंध करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर क्या थी? ये पिछड़े वर्ग है। नेक्स्ट दिया है, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है। जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्वीकार्य कार्यवाही, सकारात्मक भेदभाव, या राज्य हस्तक्षेप, या समाज समकरण? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक भेदभाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, राजा धरे और नाम देवधलसल किस दलित आंदोलन के नेता थे? दलित टाइगर, भीम शक्ति, दलित पैंथर, या दलित एलिफेंट? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दलित पैंथर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विभिन्न विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? न्यायमूर्ति RN मिश्रा समिति, न्यायमूर्ति RN मधोलकर समिति, न्यायमूर्ति रामानंदन समिति, न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा न्यायमूर्ति रामानंदन समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जो पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रामानंदन समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट दिया, किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का अंततः फाजिज्म में भलीभूत होती है। भिखू पारिख, TN मदान, बिपिन चंद्र, या फिर आशीष नंदी? इसका उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिपिन चंद्र ने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फाजिज्म से में भली फलीभूत होती है। अगला है दिया है, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान
कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? रॉबर्ट मेल्सन और हार्वर्ड पोल्प, विलियम रिकर, मार्क रॉबिन्सन या चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट मेल्सन और हार्वर्ड पोल्प। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिकता आधुनिकता की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। यह कथन किनका है? यह रॉबर्ट मेल्सन एवं हार्वर्ड पोल्प का है। नेक्स्ट है, दिया है भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो एक कथन है कि ये तीनों शक्तियाँ का मतलब है राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षिक है और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। किसका है? तो रुमकी वसु, एरी एम एम कोकोविच और संजय वसु और जगदीश भगवती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एरी एम एम कैकोविच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह भारतीय संदर्भ में एरी एम एम कैकोविच का कथन है कि ये तीनों शक्तियाँ अर्थात राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भूमंडलीकरण की जो परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ हैं यह सापेक्षित हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है तो कभी सहयोग करती है, लेकिन इनमें सामंजस्य कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? बिपिन चंद्र पाल, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या एम के गांधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एम के गांधी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस बात को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था। इसी के प्रतिरूप स्वरूप गांधी जी ने दलितों को हरिजन की उपाधि दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत है, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, आर एम लोहिया। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में पंडित नेहरू का यह महत्वपूर्ण कथन है कि वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। नेक्स्ट, दिया है भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। विद्वान कौन था? एवी पावली, मायरन वीनर, केसी वियर, पॉल आर ब्राश और जेम्स मैनर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायरन वीनर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। इसको अंजाम दिया एक अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी मायरन वीनर ने। इनके पुस्तक का नाम है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो 1957 में ये प्रकाशित की गई थी। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। नेक्स्ट, दिया भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया। इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सीमित अवधि कब तक थी? 15 साल, 10 साल, 75 साल, 12 साल या 30 साल? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 साल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 343 है,
इसमें शामिल किए गए एक मध्यमार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और उसके बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। नेक्स्ट दिया भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का समावेश जो है कौन से समझौते का परिणाम है। तो यहाँ पे खाली स्थान है। इसमें है कि मुंशी अयंगर फार्मूला, गुजराल फार्मूला, सरकारिया फार्मूला या फिर अयंगर फार्मूला या फिर पटेल फार्मूला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुंशी अयंगर फार्मूला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का समावेश जो है वो मुंशी अयंगर फार्मूला के समझौते का परिणाम है। इसी फार्मूले से सहमति बनी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यमार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि भारतीय अंकों का वह रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और उसके बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध विशिष्ट निर्देशक प्रयोजन के लिए कर सकेगी। नेक्स्ट दिया कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राज्य के अध्यक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति या संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद जो 74 है इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(3) की में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया? रजनी कोठारी, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, जेम्स मैनर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक जो है भारत में राजनीति कल और आज ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1970 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भारत के राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया। नेक्स्ट है दिया है निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए निर्धनता है, निरक्षरता है, मजदूर संघ है और भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और आतंकवाद है। तो इसमें देखिए जो ए है ये भी हो जाएगा, ठीक है, बी ये भी हो जाएगा, फिर मजदूर संघ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार हो जाएगा डी और उसके बाद से एफ भी हो जाएगा आतंकवाद। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह का कार्य क्या है? नहीं है। यह ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, फिर दूसरा है अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं हो जाएगा। अपने उद्देश्य की संसिद्धि के प्रयोजन से
विधायकों की सहायता लेने के लिए उन्हें आरक्षण प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा। देखिए भी सही हो जाएगा। हाँ, जनमत को प्रभावित करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने भी हो जाएगा। देखिए ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना ये दबाव समूह का कार्य नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। बाकी किसी में चुनाव नहीं है तो सारे कार्य उसके आ जाएंगे। नेक्स्ट है इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, दिया है दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? मायरन वीनर, पीटर ओडिगॉड, S.E. फाइनर और हरमन जिगलर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा S.E. फाइनर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में S.E. फाइनर जो है ये परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा दबाव समूह के विपक्ष में आलोचना करते हुए इन्होंने बोला था। तो आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम लोग आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा।